हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे CIB BFM मॉड्यूल सी का यूनिट 15 का पार्ट 2। पार्ट 1 फ्रेंड्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में जो हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट के अंदर है वो है रेपो अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। रेपो जो है वो RBI ऑलवेज एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है जिससे कि वो मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और इंटर बैंक मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है। अगर जो इंटर बैंक मार्केट में अगर फंड की शॉर्टेज हो जाए तो बैंक और प्राइमरी डीलर्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI को सेल करते हैं विद द कमिटमेंट टू रीपर्चेज द सिक्योरिटीज ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। और उसके बाद जो सिक्योरिटी उन्होंने RBI को सेल किया हुआ है वो उनको वापस से रीपर्चेज करना होता है एक स्पेसिफाइड डेट पे इन फ्यूचर, और इससे वो लिक्विडिटी को अवेल कर सकते हैं। अगर बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी है तो बैंक क्या करेगी? फंड्स इन एक्सेस ऑफ डिमांड इन द मनी मार्केट दे कैन बाई सिक्योरिटीज फ्रॉम RBI इन एक्सचेंज ऑफ कैश डिपॉजिट विथ एन एग्रीमेंट टू रीसेल द सिक्योरिटीज आफ्टर ए फिक्स पीरियड। और सरप्लस होने से वो RBI से सिक्योरिटी को बाई करेगी विथ एन एग्रीमेंट टू रीसेल, और एक एग्रीमेंट रहेगा कि इन फ्यूचर एक फिक्स्ड पीरियड के बाद वो उसको रीसेल करेगी RBI को। रेपो जो है एक मेन इंस्ट्रूमेंट की तरह जो है यूटिलाइज किया जाता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट अंडर LAF फैसिलिटी के लिए। Infusion of liquidity is effected through lending to bank under a repo transaction and absorption of liquidity is done through accepting deposit from banks। और ये कैसे मेंटेन करता है लिक्विडिटी? जब भी मार्केट में लिक्विडिटी अगर कम होती है तो ये थ्रू लेंडिंग टू बैंकों को लेंड किया जाएगा रेपो ट्रांजेक्शन के थ्रू, यानी बैंकों के पास लिक्विडिटी बढ़ेगी अगर उनको लोन दिया जाएगा तो, और अगर लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो बैंकों से डिपॉजिट लिया जाएगा, यानी कि इससे जो लिक्विडिटी है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन इसी को हम लोग कहते हैं। रेपो और रिवर्स रेपो जो है वो RBI डिसाइड करती है जिसपे जो है बैंक RBI से मनी लेंड कर सकते हैं या बोरो कर सकते हैं। RBI जो है जनरली रेपो ऑक्शन कंडक्ट करती है ओवरनाइट पीरियड के लिए, और ये डेली 2 बार होता है। बट RBI हैज फुल डिस्क्रिप्शन टू चेंज of the auction period of repo and to accept or reject bank's bid। और ये RBI का पूरा डिस्क्रिप्शन में है कि वो जब चाहे जो ऑक्शन की फ्रीक्वेंसी है, पीरियड है, वो उसको चेंज करे। फ्रेंड्स, अभी जो प्रेजेंट में हमारा रेपो रेट है वो 4% है और रिवर्स रेपो जो है वो 3.35% है। नेक्स्ट है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, यानी कि CBLO। CBLO भी जो है वो एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की तरह है, लेकिन इसको किसने लॉन्च किया? CCIL ने लॉन्च किया है। ये भी एक रेपो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है, विच इज यूज्ड नॉट ओनली बाय बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर्स बट ऑल्सो बाय ऑल अदर प्लेयर्स लाइक financial institutions, insurance companies, mutual fund, corporates who cannot access call money market। जो लोग कॉल मनी मार्केट में एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वहां पे बाई और सेल नहीं कर सकते हैं, वो लोग भी CBLO के थ्रू जो है लिक्विडिटी को मैनेज करते हैं, जिसमें कि बैंक और प्राइमरी डीलर्स भी हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। बोरोवर कैन डिपॉजिट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विद CCIL। इसमें क्या होता है कि बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को CCIL के पास जो है डिपॉजिट रखता है और उसके अगेंस्ट में बोरो करता है। Such securities from other who have surplus liquidity subject to repayment repurchase of after a fixed term ranging from 1 day to 1 year। और उसके बाद जब भी उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी आएगी तो वो उस जो भी उन्होंने पैसे ले रखे हैं CBIL से उसको रीपे करके वो वापस से उसको रीपरचेज कर लेंगे। और इसका एक फिक्स टर्म होता है फ्रेंड्स, जो कि 1 डे से लेकर के 1 ईयर के बीच में वेरी करता है। CCIL जो है वो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करती है फॉर द रेपो ट्रेड, सो दैट द लेंडर्स एंड बोरोवर्स डू नॉट हैव काउंटर पार्टी रिस्क। और इसमें जो है कोई भी लेंडर या बोरोवर को कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं हो, इसीलिए CCIL जो है यहाँ पे एक इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करती है। यानी कि बोरोवर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी CCIL को डिपॉजिट करेगी एंड बोरो अगेंस्ट सच सिक्योरिटीज फ्रॉम अदर्स,
और अदर्स जो है वो इसी सिक्योरिटी के ऊपर जो है बोरो करते हैं, और फिर जब उनके पास सरप्लस लिक्विडिटी आएगी तो वो सीसीआईएल को देंगे, और सीसीआईएल जो है वो फिर जिससे डिपॉजिट ले रखा है उसको वो रिपे करेगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सीसीआईएल जो है वो यहाँ पे एक इंटरमीडियरी की तरह काम कर रही है। CBLO इज एक्टिवली ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट, और ये सेकेंडरी मार्केट में भी एक्टिवली ट्रेड इसमें कर सकते हैं। द लेंडर इन केस ऑफ नीड रेडिली सेल एंड इनकैश द CBLO विदाउट वेटिंग टिल ड्यू डेट, और लेंडर जो है अगर उनको जरूरत है किसी भी लिक्विडिटी की तो वो क्या कर सकते हैं कि वो इसको किसी भी टाइम पे बिना ड्यू डेट का वेट किए हुए वो उसको सेल कर सकते हैं और इनकैश कर सकते हैं। बोरोअर कैन ऑल्सो प्रीपे एनी टाइम बाई परचेजिंग द CBLO इन द मार्केट, और जो बोरोअर है वो उसको कभी भी किसी भी टाइम पे प्रीपे करके, जो उन्होंने बोरोइंग कर रखा है तो वो प्रीपे करके CBLO से वापस से उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रेजरी प्रोडक्ट वो है बिल रीडिस्काउंटिंग। फ्रेंड, रीडिस्काउंटिंग का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज जो कि पहले से ही डिस्काउंट की हुई हो उसको फिर से डिस्काउंट करना। तो बिल रीडिस्काउंटिंग हम लोग उसे ही कहते हैं। ट्रेजरी विल डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, जो भी शॉर्ट टर्म नेचर की यानी 3 to 6 मंथ्स के जो भी बिल्स होते हैं ट्रेजरी उनको डिस्काउंट करती है, विच आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड बाय अदर बैंक, जिसको अदर बैंक ने ऑलरेडी डिस्काउंट किया हुआ है। रीडिस्काउंटिंग इज डन एट अराउंड मनी मार्केट रेट, और ये जो मनी मार्केट रेट है उसके बेसिस पे रीडिस्काउंट किया जाएगा। यूजुअली निगोशिएटेड बिटवीन द लेंडिंग बैंक एंड द बोरोइंग बैंक, जो कि एक निगोशिएशन के थ्रू जो है उसको निकाला जाता है, और उसमें लेंडिंग बैंक और बोरोइंग बैंक जो है वो आपसी सहमति से जो मनी मार्केट रेट है उसको डिसाइड करती है। द बेनिफिट टू द लेंडिंग बैंक इज दैट देयर सरप्लस फंड्स आर इन्वेस्टेड एट टर्म मनी रेट्स एंड द क्रेडिट रिस्क इज लो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो लेंडिंग बैंक होती है उनके पास अगर कोई सरप्लस फंड है तो वो एज अ टर्म मनी इसको इन्वेस्ट कर सकती है, और इस पे उसको कोई क्रेडिट रिस्क भी नहीं लगेगा, यानी क्रेडिट रिस्क काफी लो रहेगा। दे हैव रिकोर्स टू द डिस्काउंटिंग बैंक, और ये क्या है, डिस्काउंटिंग बैंक के पास ऑलरेडी रिकोर्स किया हुआ रहेगा। बोरोइंग बैंक इज एबल टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी फ्रॉम आउट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट एंड एट द सेम टाइम इम्प्रूव्स इट्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और जो बोरोइंग बैंक रहेगी वो क्या करेगी कि उसकी जो लिक्विडिटी है वो उसको इन्फ्यूज कर सकती है अपने जो उसकी एग्जिस्टिंग एसेट्स से जो भी लिक्विडिटी है वो उसको इन्फ्यूज कर सकती है, और इससे उसका जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी जो है वो इम्प्रूव होगा। बिल्स आर टेकन आउट ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो एंड एडेड टू द इंटरबैंक लायबिलिटी, क्योंकि जो भी बिल्स हैं अगर उसको रीडिस्काउंट कर दिया जाए तो वो क्रेडिट पोर्टफोलियो से निकाल के जो उनका अकाउंटिंग बुक होगा उसको इंटरबैंक लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट। सिक्योरिटीज मार्केट प्रोडक्ट क्या है? बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन सिक्योरिटीज मार्केट, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू बैंक ट्रेजरी। अभी जो भी बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट जो है सिक्योरिटीज मार्केट में, उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट है वो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। तो पहला जो है, सबसे पहला वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो जैसे एसएलआर होता है, एसएलआर बैंक्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का अभी जो है प्रेजेंटली 18% तक बैंकों को आरबीआई के पास रखना रहता है एज ए एसएलआर। ये मैक्सिमम जो इसकी कैपिंग है वो 40% तक होती है, और इससे आरबीआई जो है मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। एसएलआर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मेंशन किया गया है। तो एसएलआर के थ्रू क्या होता है कि बैंक कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। एसएलआर के अलावा बैंक जो है वो अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर बॉन्ड जो कि एसआईडीबीआई इशू करती है, और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड जो प्रायोरिटी सेक्टर बॉन्ड्स इशू करती है, उन दोनों में बैंक इन्वेस्ट कर सकती है। बैंक कैन ऑल्सो होल्ड कैश और गोल्ड टू फुलफिल एसएलआर रिक्वायरमेंट। एसएलआर रिक्वायरमेंट के लिए बैंक जो है वो कैश या गोल्ड भी होल्ड कर सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होते हैं वो पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई के बिहाफ में इशू किए जाते हैं। सॉरी, पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू करता है। स्टेट गवर्नमेंट भी स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड जो है वो इशू करती है आरबीआई के थ्रू,
और इसको सेल किया जाएगा। आरबीआई एक ऑक्शन कंडक्ट करेगी जिसके बेसिस पे इसको सेल किया जाएगा। इसमें जो कट ऑफ प्राइस होगा वो जो भी बैंक और प्राइमरी डीलर्स जो पार्टिसिपेटेड रहेंगे वो जो बिड सबमिट करेंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ प्राइस डिसाइड किया जाता है। द प्राइस मे बी हायर और लोअर देन द फेस वैल्यू ऑफ ₹100। फेस वैल्यू से जो कट ऑफ प्राइस है वो हायर भी हो सकता है, लोअर भी हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर एक्टिवली ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेकेंडरी मार्केट में एक्टिवली ट्रेड किया जा सकता है। इसीलिए प्राइस और यील्ड ऑफ बॉन्ड जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फॉर द बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की जितनी डिमांड है उसके बेसिस पे प्राइस और यील्ड जो है बॉन्ड का वो चेंज होते रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और यील्ड ऑफ बॉन्ड जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि अगर किसी भी बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो यील्ड कम होगी और अगर यील्ड इंक्रीज होगी तो प्राइस कम होगी। यहाँ पे देखिए नीचे में दिया भी हुआ है कि प्राइस और इंटरेस्ट रेट इज बेस्ड ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ एंड अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जो भी बॉन्ड के प्राइस होते हैं वो इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ और अदर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड किए जाते हैं। और यील्ड और प्राइस जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। प्राइस अगर कम होगी तो यील्ड जो है वो बढ़ेगी और ठीक इसके अपोजिट अगर प्राइस कम होगी तो यील्ड जो है वो प्राइस अगर बढ़ेगी तो यील्ड कम होगी। आरबीआई जो है, आरबीआई इज द इशूइंग एंड पेइंग एजेंसी फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई जो है इस बॉन्ड को इशू करने का और एक पेइंग एजेंसी की तरह काम करती है। आरबीआई में एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज इन द मार्केट एंड मे इन्फ्यूज लिक्विडिटी बाय बाइंग बैक द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। तो आरबीआई जो है वो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगी। कैसे एब्जॉर्ब करेगी? जब वो सिक्योरिटी को सेल करेगी तो मार्केट से जो लिक्विडिटी है वो कम होगी और अगर मार्केट में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करनी हो तो वो उसको बाईबैक करेगी सिक्योरिटीज को फ्रॉम पब्लिक। दीज आर नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ द सेंट्रल बैंक और इसी को हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल बैंक जो वो हमारी आरबीआई है तो ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई हम लोग इसी को कहते हैं। अभी एक जी से एक बोल रहा है फ्रेंड्स, जी से यानी वही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो आरबीआई जो है इशू बॉन्ड फॉर वेरियस मैच्योरिटीज रेंजिंग फ्रॉम 1 ईयर टू 30 ईयर्स। तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड है ये 1 ईयर से लेकर 30 ईयर्स तक के हो सकते हैं। आरबीआई ऑल्सो इशूड अ वेराइटी ऑफ बॉन्ड विथ स्टेप अप कूपन और कूपन लिंक टू इन्फ्लेशन इंडेक्स और फ्लोटिंग रेट कूपन्स। फ्रेंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेप अप कूपन बॉन्ड जो है वो किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है कि जो कूपन होता है वो इन्फ्लेशन इंडेक्स से लिंक होता है या फिर फ्लोटिंग रेट कूपन होता है तो उसी को हम लोग स्टेप अप कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। करंट प्रपोजल्स इंक्लूड इशू ऑफ स्ट्राइप्स यानी कि STRIPS, सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सिक्योरिटीज। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है फ्रेंड्स कि स्ट्राइप्स क्या होता है। तो स्ट्राइप्स कुछ भी नहीं है, ये दो चीज को अलग करने का मतलब है स्ट्राइप्स, यानी कि किसी भी बॉन्ड में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दो चीज जो होता है ये अलग अलग ट्रेड किया जाता है सेपरेटली। और ये किस तरीके के सिक्योरिटी में किया जाएगा? जीरो कूपन सिक्योरिटीज में किया जाएगा। अभी नेक्स्ट जो हमारा ट्रेजरी प्रोडक्ट है वो है कॉर्पोरेट डेट पेपर। कॉर्पोरेट डेट पेपर क्या है? कॉर्पोरेट डेट पेपर जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म बॉन्ड या डिवेंचर्स को कहा जाता है और इसको कौन इशू करेगा? कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इसको इशू कर सकते हैं। ये भी ट्रेडेबल होते हैं। ये नॉन SLR सिक्योरिटीज की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं। Tier 2 कैपिटल बॉन्ड जो है जो बैंक इशू करती है वो भी इसी कैटेगरी में कैटेगराइज की जाएगी। तो जो भी बॉन्ड और डिबेंचर्स हैं उसमें यील्ड अगर ज्यादा होगा, ट्रेजरी फाइंड कॉर्पोरेट डेट पेपर एज एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट एज यील्ड ऑन बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आर हायर देन द यील्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की कंपैरिजन में जो कॉर्पोरेट डेट पेपर होते हैं उनमें हायर यील्ड मिलता है और ये हमेशा डीमैट फॉर्म में जो है इशू किए जाते हैं और ये फेयरली एक्टिव होते हैं सेकेंडरी मार्केट में और हाईली लिक्विड भी होते हैं। और बैंक जो है उनको सिर्फ अलाउ किया गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ डीमैट सिक्योरिटीज में ही ट्रेड कर सकते हैं। हायर द क्रेडिट रिस्क हायर इज द यील्ड, यानी कि अगर क्रेडिट रिस्क हायर होगा तो यील्ड भी हायर होगा।
मोस्ट ऑफ द डेट इशू हैव क्रेडिट रेटिंग बाय वन ऑफ द 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन द कंट्री। जो भी डिबेंचर और बॉन्ड्स होते हैं उनको क्रेडिट रेटिंग कंपनी जो इंडिया में 4 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, क्रिसिल, फिच, इकरा और स्मेरा। तो ये चारों एजेंसीज जो हैं किसी भी के थ्रू उसको रेटिंग किया जा सकता है। ग्लोबल रेटिंग आर नेसेसरी इफ द डेट पेपर इज बीइंग इशूड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई कंपनी जो है वो बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसको ग्लोबल रेटिंग करवाना नेसेसरी होता है। ट्रेजरी कैन इन्वेस्ट FCNR डिपॉजिट फंड्स एंड अदर फॉरेन करेंसी सरप्लसेस इन ग्लोबल डेट पेपर। जो भी ट्रेजरी होती है उनके पास अगर FCNR डिपॉजिट फंड हो और अदर फॉरेन करेंसी सरप्लस हो तो उसको वो ग्लोबल डेट पेपर में इन्वेस्ट कर सकती है। तो ये कॉर्पोरेट डेट पेपर हो गया। अभी नेक्स्ट है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स। डिबेंचर एंड बॉन्ड्स जो है ये हमने देखा पहले भी फ्रेंड्स, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि कॉर्पोरेट बॉडीज इशू करती है लिटरली विथ अ चार्ज ऑन स्पेसिफिक एसेट, जिसमें कि किसी भी स्पेसिफिक एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया हुआ रहता है। लिटरल मीनिंग हैज बीन लॉस्ट इन प्रैक्टिस एंड डिबेंचर एंड बॉन्ड्स मे बी इशूड विथ और विदाउट सिक्योरिटीज। लेकिन धीरे धीरे जो है बॉन्ड और डिबेंचर्स जो है वो विथ और विदाउट सिक्योरिटीज भी इशू किए जा सकते हैं। डिबेंचर जो है वो कंपनी लॉ के थ्रू गवर्न होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, और ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे ट्रांसफरेबल है। वहीं बॉन्ड्स जो है वो एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है और ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इसमें डील किए जाते हैं। डिबेंचर जो है कंपनी लॉ से रिलेटेड है और गवर्न होगा कंपनी लॉ से, और बॉन्ड जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होगा। डिबेंचर जो है वो कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब होता है कि वो कभी भी जो है डेट टू इक्विटी उसको कन्वर्ट किया जा सकता है और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होगी वो 1 साल या उससे अधिक हो सकती है। जहां भी डिबेंचर और बॉन्ड जो है वो कन्वर्टिबल होते हैं इक्विटी में, तो ये स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन करना होता है। अभी नेक्स्ट है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया फ्रेंड्स कि ये मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी बॉन्ड होता है। जो भी बॉन्ड होल्डर होते हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने डेट जो उनका है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एक फिक्स डेट के ऊपर, या फिर ड्यूरिंग ए फिक्स पीरियड एंड द कन्वर्सन प्राइस इज प्री डिटरमाइंड, और इसका जो कन्वर्सन प्राइस होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है। नेक्स्ट है इक्विटीज। इक्विटीज जो है बैंक्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटीज। इक्विटीज का मतलब शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो बैंक को ये परमिशन है कि वो इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर सकती है सब्जेक्ट टू ए लिमिट ऑन कैपिटल मार्केट एक्सपोजर, जो कि कैपिटल मार्केट एक्सपोजर में जो लिमिट है उसके बेसिस पे ही बैंक इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, और ये लिमिट जो है वो RBI डिसाइड करती है। इक्विटी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडेड किए जाते हैं, और स्टॉक प्राइस जो होता है वो किसी भी कंपनी के फिनेंशियल पोजीशन और वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। और यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में चूंकि ट्रांजैक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, तो ये पूरा का पूरा जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा, इसीलिए इसको हम लोग स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग भी कहते हैं। यानी कि स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग का मतलब है जो होल ट्रांजैक्शन है, ट्रेडिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे किया जाएगा। अभी ट्रेजरी प्रोडक्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट्स। तो फंड्स कैन बी स्वैप्ड फ्रीली फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर करेंसी। कोई भी फंड है जो कि फ्रीली स्वैप किया जा सके एक करेंसी से अदर करेंसी में, कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट। मोस्ट सच ट्रांसफर्स आर टू डे डन विथ फ्यू रिस्ट्रिक्शन, जो कि एक दिन में किए जा सकते हैं, जहां पे कि कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि रुपी जो है वो फुल्ली कन्वर्टिबल होता है करंट अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट में ये पार्शियली कन्वर्टिबल होता है। तो जो मेन पॉइंट्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं डोमेस्टिक एंड ग्लोबल मार्केट में वो यहाँ पे दिया हुआ है कि किस किस तरीके से जो है ये डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में फंड जो है वो स्वैप होते हैं। तो पहला है FII इन्वेस्टमेंट के थ्रू। FII इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लो इनटू इंडिया बाय वे ऑफ FDI। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक भी इंक्लूड होते हैं।
वो एफडीआई में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके ऊपर सेक्टोरल कैप भी होता है फ्रेंड्स, जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव बीन आइदर रिमूव्ड और रेज्ड टू 74%। और ये कैपिंग जो है ये रिमूव भी किया जा सकता है या लगाया भी जा सकता है, और ये अप टू 74% तक होता है सेवरल इंडस्ट्रीज के अंदर। नेक्स्ट जो है टूल वो है एडीआर जीडीआर इशूड बाय इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी जो एडीआर जीडीआर इशू करेगी, तो एडीआर जीडीआर क्या होता है कि इंडियन कंपनीज मोबिलाइज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज बाय इशू ऑफ इक्विटी इन ग्लोबल मार्केट। जो भी कंपनी होते हैं वो ग्लोबल मार्केट में इक्विटी इशू करते हैं, जिसमें कि ये ऑप्शन दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो जो भी होल्डिंग है वो डोमेस्टिक मार्केट में होल्ड करेंगे, और जब भी उसको वो सेल करेंगे तो जो सेल प्रोसीड्स होगा वो उनको फॉरेन करेंसी में मिलेगा। तो एडीआर और जीडीआर उसी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ईसीबी। इंडियन कंपनीज जो है ग्लोबल मार्केट में बोरो भी कर सकती है टू फंड देयर डोमेस्टिक ओवरसीज प्रोजेक्ट। उनका जो भी डोमेस्टिक या ओवरसीज प्रोजेक्ट है उसको फंड करने के लिए ग्लोबल मार्केट से अगर कोई इंडियन कंपनी बोरो करती है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहते हैं। और कोई भी इंडियन कंपनी कितना तक बोरो कर सकती है, USD 500 मिलियन अप टू मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और USD 20 मिलियन अप टू मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। इसमें RBI के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर 500 मिलियन का ले रहा है कोई भी कंपनी तो 5 साल तक के लिए ले सकता है, और अगर 20 मिलियन ले रहा है तो 3 साल के लिए ले सकता है। नेक्स्ट जो है वो है फॉरेन करेंसी फंड ऑफ बैंक। बैंकों के पास जो भी फॉरेन डिपॉजिट होता है फ्रेंड्स, जिसको कि हम लोग FCNR डिपॉजिट कहते हैं, तो बैंक उसको ओवरसीज मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर सकती है, एज वेल एज फॉर डोमेस्टिक लेंडिंग इन फॉरेन करेंसी, या फिर डोमेस्टिक लेंडिंग के लिए फॉरेन करेंसी में भी उसको यूटिलाइज कर सकती है। इसमें भी सीलिंग है प्रेजेंटली 50% ऑफ अनइम्पेयर्ड टीयर 1 कैपिटल, मिनिमम USD 10 मिलियन तक जो है बैंक इसको या तो इन्वेस्ट कर सकती है या बोरो कर सकती है। बैंक जनरली यूज दिस फैसिलिटी टू एक्सटेंड शॉर्ट टर्म लोन्स यूजुअली विथ 6 months रोल ओवर। और बैंक इस फैसिलिटी का जो शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए ही यूटिलाइज करती है, यूजुअली जो है वो 6 months रोल ओवर के उसमें बैंक इसको बोरो करती है। नेक्स्ट जो है वो है स्पेशल फैसिलिटीज टू एक्सपोर्टर्स। जो EFC अकाउंट होता है फ्रेंड्स, एक्सपोर्टर्स आर परमिटेड टू होल्ड एक्सपोर्ट अर्निंग इन फॉरेन करेंसी अकाउंट डेजिग्नेटेड एज EFC अकाउंट। EFC अकाउंट में जो भी एक्सपोर्टर होते हैं, तो जो उनका एक्सपोर्ट अर्निंग होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है, उसको वो EFC अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर सकते हैं। तो बैंक आर अलाउड टू एक्सटेंड प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फिनांस टू एक्सपोर्टर। ये हमने फ्रेंड्स अपना EFC का जो हमारा चैप्टर था टाइप्स ऑफ फॉरेन अकाउंट, उसमें भी हमने देखा था कि जो EFC अकाउंट में जो बैलेंस है उसके बेसिस पे बैंक जो है एक्सपोर्टर्स को फिनेंस प्रोवाइड करती है, पोस्ट शिपमेंट और प्री शिपमेंट, जो कि फॉरेन करेंसी में दिया जाता है। बैंक्स कैन बोरो फॉरेन करेंसी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फिनेंसिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट। और बैंक जो है बोरो कर सकती है फॉरेन करेंसी में फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फिनेंस एक्सपोर्ट क्रेडिट इंक्लूडिंग डिस्काउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स। अभी नेक्स्ट है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि ODI। RBI allows corporates to invest in joint ventures, subsidiary unit overseas from their rupee resources subject to a cap based on their net worth, currently 4 times their net worth। तो RBI जो है अलाउज कॉर्पोरेट्स, मतलब जो भी कॉर्पोरेट्स कंपनी है उनको इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करती है ज्वाइंट वेंचर में या सब्सिडियरी यूनिट जो कि ओवरसीज के होते हैं, फ्रॉम देयर रूपी रिसोर्स, जो उनका रूपी रिसोर्सेज है तो वो किसी भी ज्वाइंट वेंचर में या सब्सिडियरी यूनिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैप है। कैप क्या है? उनके नेटवर्थ के ऊपर है। करेंटली जो है वो अपने नेटवर्थ का 4 टाइम्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री रेमिटेंस फैसिलिटी। फ्री रेमिटेंस फैसिलिटी अभी इंडिविजुअल्स को परमिशन है कि वो ओवरसीज में फ्रीली रिमिट कर सकते हैं विदाउट RBI अप्रूवल अप टू USD, ये अभी 2 लाख USD मिलियन डॉलर हो गया फ्रेंड्स, बुक में 250 USD मिलियन हो गया है
ये पहले 2 लाख था, तो अभी ये 250 मिलियन हो गया। इसको आप लोग अप टू डेट कर लीजिएगा। तो कोई भी इंडिविजुअल जो है बिना आरबीआई के परमिशन के अप टू 2,50,000 यूएसडी डॉलर तक रिमिट कर सकता है, जिसके लिए उसको आरबीआई की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये जो ट्रेजरी प्रोडक्ट का चैप्टर है यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।